नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो विधायक आवास में है। जिस तरीके से मधुबनी में इमाम के साथ पुलिस ने बर्बरता से पिटाई की, उसके बाद पूरे बिहार की जो है किरकिरी हो गई कि क्या अब बिहार में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और सवाल उठा नीतीश सरकार पे। हालांकि सरकार की चुप्पी है और तुरंत एक्शन लिया गया है, लेकिन क्या सवाल ये बनता है कि सिर्फ तुरंत एक्शन ले लेने से ये मामला ख़त्म हो जाएगा। मामला तो ये है कि आखिर पुलिस इस तरीके की हरकत करती क्यों है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार से जो है अब बिहार नहीं संभल रही है, उन्हें स्वेच्छा से हट जाना चाहिए। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक रुकनुद्दीन साहब हैं, उनसे कहेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से इमाम की पिटाई हुई, और ऐसी पिटाई हुई कि जब तेजस्वी यादव उनसे मिलने गए तो वो फपक फपक के रो पड़े, वो आप बीती नहीं बता पा रहे थे, इतनी बर्बरता के साथ उनसे पिटाई हुई। तो उस पर क्या कहिएगा, आपको लगता है कि अल्पसंख्यक अब बिहार में सुरक्षित नहीं है? सबसे पहले तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अल्पसंख्यकों को अभी जो मौजूदा सरकार बड़ा हेय दृष्टि से देख रही है। एक मस्जिद के इमाम का जाना और विदाउट काउज डीएसपी और वहाँ के संबंधित जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारी थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना बहुत ही चिंता और खेद का विषय है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जी उनके घर पर गए, उनकी आप बीती सुने, और इस मसले पर विपक्ष ने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया है कि उस डीएसपी के खिलाफ और उस संबंधित प्राधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मामला मानवाधिकार का बनता है, क्योंकि वो मस्जिद के इमाम थे, वो कोई ब्लैकलिस्टेड क्रिमिनल नहीं थे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम था तो पूछताछ के बाद उसका समस्या का हल करना था। लेकिन ये दरिंदगी का माहौल, और इस राज्य में कोई भी अल्पसंख्यक अपने आप को अभी के वर्तमान राजनीतिक माहौल में असुरक्षित महसूस कर रहा है। सिर्फ ये नहीं कि पिटाई की गई, धर्म सूचक टिप्पणियां भी उन पर की गई। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये भारत संवैधानिक देश है, कॉन्स्टिट्यूशनल देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी अपनी अपनी सुरक्षा के लिए फ्री हैं। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ये मौन धारण किए हुए हैं, और ये जब से भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठे हैं, इनका भी दिमाग जनसंघी हो चुका है। और ये फालतू जो ये पूरे बिहार में मुसलमानों की फलाह और बेबूदी की बात करें, यह शुरू से बेबुनियाद बात है। ये जनसंघी से डील होते हैं, और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार इनके मौन धारण के कारण होता है। मौन धारण, यहाँ तक कि जदयू ये कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है हमने मदरसों पे काम किया, हमने कब्रिस्तान पर काम किया, और इस तरह की जो हरकत होती है उसके बाद चुप्पी। क्या बताती है? देखिए, सबसे पहली बात कि अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने कोई ठोस कदम और अल्पसंख्यकों के अस्थायी समाधान इन्होंने कुछ नहीं किया। मदरसों का जो पेमेंट का मसला है, उस टाइम में देश और राज्य का बजट कम था, और हालात के हिसाब से महंगाई बढ़ी है, भत्ता बढ़ा है, और उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ी है। तो वो तो स्वाभाविकता को भी एक सरकार रहती तो वो ऐसा करती, क्योंकि मदरसा बोर्ड एक पूरे बिहार में चल रहा है, और मदरसा के शिक्षक उस वक्त बजट कम होने के कारण भूखमरी के कगार पर थे। अब शिक्षा का बजट बढ़ा है, इसलिए उनका वेतन बढ़ा है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या एहसान जताना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल ये भी है, कुछ लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव जो मौलाना से मिलने के लिए पहुंचे, क्योंकि चुनाव है और अभी वो विपक्ष में है, इसलिए कहीं ना कहीं सहानुभूति जताने के लिए जा रहे हैं, वरना उनको भी कोई मुसलमानों से प्यार या स्नेह नहीं है। ऐसी बात नहीं है। शुरू से राष्ट्रीय जनता दल को अल्पसंख्यकों का समर्थन है, और तेजस्वी प्रसाद यादव ही और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव ने भी शुरू से मुसलमानों के हित में काम किया है। जब पूरे देश में माहौल को ख़राब करने का काम किया जा रहा था, उस वक्त श्री लालू प्रसाद यादव ने ही उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट करके देश में शांति बनाने का काम किया था, और रथ यात्रा को रोका, ताकि पूरे देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगड़ रहा था उसको श्री लालू प्रसाद यादव ने और राष्ट्रीय जनता दल ने रोकने का काम किया था। एक सवाल ये भी है, कुछ दिन पहले ओसामा साहब से मिलते हैं तेजस्वी यादव, ये कहा जाता है कि ये मेल मिलाप अगर पहले हो जाता तो सिवान की सीट अभी राजद के हाथ हो। ऐसी बात नहीं है। हमारे ओसामा साहब के वालिद भी
राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बड़े नेता थे, कई बार सांसद रहे, विधायक रहे और राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर थे। उनसे तो पारिवारिक मामला था ही। बीच में खटपट की खबर आई थी। खटपट की खबर कुछ, चूंकि मौत के बाद लोग हतोत्साह हो जाता है इतने बड़े आदमी की अचानक मृत्यु होने के कारण। ऐसी कोई बात नहीं थी। मिले हैं अपने घर में ही, ओसामा जी आए हैं, कहीं वो तो किसी पार्टी में गए थे भी नहीं, वो खामोशी अख्तियार करके अपने घर में थे। लेकिन पार्टी की तरफ से जब पहल हुई तो अपने घर में ही आए हैं। कह रहे हैं एमवाई समीकरण को फिर से मजबूत करने के लिए गए हुए हैं। एमवाई का समीकरण मजबूत है, आज भी है। और एमवाई का समीकरण जो बेस है वो बेस आज भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। आप बेस मानते हैं, A to Z की पार्टी नहीं है, अभी भी एमवाई की पार्टी है? नहीं, A to Z का भी हमारे नेता ने घोषणा किया है, लेकिन एमवाई का जो बेस है, ये जो एनडीए के द्वारा ये हल्ला उड़ाया जा रहा है कि बेस खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं। सभी लोगों को मिलकर राष्ट्रीय जनता दल है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी जो A to Z की घोषणा की है, सही है, इसमें सभी लोग हैं। लेकिन एमवाई का जो समीकरण है वो पहले था, अब भी बहाल है। अच्छा, बात करें अल्पसंख्यक समाज की, तो महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पर जो है मुस्लिम समाज को बैन कर दिया गया था। लेकिन अब तस्वीर देखने को मिली है कि किस तरह से जब भगदड़ हुई तो मुस्लिम समाज ही आगे आया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किनारे करने की कोशिश की जाती है अल्पसंख्यकों को, लेकिन वो अपने काम से दिल जीत लेते हैं? लेकिन देखिए, इस देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के पूरक हैं। जब जब देश में संकट आया है, मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी है। और आज भी देश की आज़ादी में जो बड़े बड़े आलिमों ने और बुजुर्गान दीन ने जो अपनी शहादत दी है, तो इंडिया गेट में जो आज शहीदों की सूची है, तो उसमें आपको अंदाज़ा लगेगा देखने के बाद कि इस देश को आज़ाद कराने में कितनी बड़ी कुर्बानी सभी जातियों ने दी है। लेकिन मुसलमानों की भी बहुत अहम भूमिका है। कुछ लोग फिर ऐसे उस मधुबनी वाले मामले में आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर वो साधु होते तो शायद पुलिस उनकी पिटाई नहीं करती और इस तरह की जो है बात नहीं करती, क्योंकि वो एक मौलाना थे, इमाम थे, इसलिए इस तरह की जो घटना हुई। मैंने तो पहले ही कहा कि ये जब से एनडीए की सरकार बनी है, मुसलमानों को बहुत ही दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जबकि अल्पसंख्यक देश की दूसरी आबादी है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक दूसरे को सम्मान देना है। आज भी कहीं पूजा होती है तो मुसलमानों का बहुत अच्छा वहाँ के माहौल में समर्थन रहता है। आज भी महाकुंभ में जो घटनाएं घटी, उसमें वहाँ मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये भावना कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर कर रही है। हमारी गंगा जमुनी तहजीब को एनडीए कमज़ोर करने का काम कर रहा है, क्योंकि एनडीए के पास देश में कोई इशू नहीं है। अभी देश को तरक्की की ओर ले जाना चाहिए। देश की किस हाल, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आज भारत मोहताज है। ये इतनी महंगाई बढ़ी है कि गरीबों का जीना मुहाल है, गरीबों का जीना मैसर है, भुखमरी के कागार पर है। जो गैस कल तक 300 मिलता था, आज 1200 में मिल रहा है। पेट्रोल का रेट क्या था, अभी क्या है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि खाद बीज भंडार में जो खादें उपलब्ध है वो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। सीमांचल में नदियों का ज़बरदस्त कटान है, उस कटान का कोई समस्या का अस्थायी समाधान सरकार नहीं निकल पा रही है। सिर्फ ये देश में हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान, इसी लड़ाई पे भाजपा शासन कर रही है। ये 14 के बाद का मामला है, इस तरीके का एकदम 14 से नफरत फैली है। आपसी जो हम लोगों का एक माहौल था, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल था, उसको बिगाड़ने का अथक प्रयास भारत के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। और अभी उसका असर बिहार में भी देखने को मिला इमाम साहब के साथ। ये कितनी दुख की घटना है और इससे लोग बहुत हतोत्साह हैं कि लोग कैसे दैनिक जीवन में आएगा जाएगा, किसी भी जाति का लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमारे साथ राजद के विधायक थे। इनका कहना है कि जब से 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई है, तब से अल्पसंख्यक असुरक्षित है और जो है धर्म देख करके ये घटना हुई है। और कहीं ना कहीं इससे बिहार की सरकार को जवाब देना होगा। जो नीतीश सरकार क्रेडिट लेती है कि मुस्लिम समाज जो है उनके लिए हमने बहुत काम किया है, आखिर इसका जवाब जो है सरकार देगी। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें एक प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद।